हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम आयोग से स्टार्ट करेंगे। कुछ टॉपिक्स हैं जो हम कवर करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोग का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। जितने भी लोग प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, some people are liking the videos and some are not hitting the likes to the videos। अगर वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हों, आपके जो है आपको हेल्प कर रहे हो कहीं से, तो आप वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करिए ताकि हम ग्रो हो पाएँ, ठीक है। और एक चीज़ और थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कमेंट सेक्शन में जो भी आप वीडियो के रिगार्डिंग जो है कमेंट कर रहे हैं, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे और वीडियोस बनाने चाहिए और क्वालिटी के वीडियोस बनाने चाहिए, ठीक है ना। तो इन फ्यूचर मैं कोशिश करूँगी कि जो है आने वाले टाइम में यूपी और यूपीएससी, ठीक है, उनके मेंस के सिलेबस को हम लोग कवर करेंगे क्योंकि दोनों के सिलेबस बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो उनके सारे सब्जेक्ट्स को हम कवर करेंगे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, आंसर राइटिंग के साथ, और साथ में ऑप्शनल के भी सब्जेक्ट हम कवर करेंगे, ठीक है। ऑप्शनल को भी लेके चलेंगे, ठीक है। तो इन फ्यूचर में मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोग जो है लोगों के लिए मैं और कुछ अच्छा कर पाऊँ, वीडियो को और क्वालिटी दे पाऊँ, ठीक है। तो आपके सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। मुझे आपका सपोर्ट, जब भी आपका कोई कमेंट आता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। और साथ में अगर मेरी कोई कमी होती हो, क्योंकि इम्प्रूव ऐसे ही होता है, तो आप मुझे प्लीज़ बताइए, मैं उसको इम्प्रूव कोशिश करूँगी कि मैं इम्प्रूव करूँ उसको, ठीक है ना। आगे आने वाले टाइम में मैं कोशिश करूँगी मैं अपने जो है नोट्स या फिर और मैं जो है रिसोर्सेज को मैं आपके सामने लेके आने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में कामगार और श्रमिक आयोग का गठन हुआ, ठीक है। कामगार और श्रमिक आयोग का गठन हुआ। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 15 जून 2020 को कैबिनेट की बैठक हुई और इसमें जो है कामगार और श्रमिक आयोग का गठन हुआ, ठीक है। अब देखिए, इस आयोग का मकसद क्या है कि निजी और सरकारी जो क्षेत्र हैं, चाहे निजी हो चाहे सरकारी हो, स्थानीय स्तर पर जो श्रमिक हैं और जो कामगार हैं, उनके लिए हुनर के जो है अनुसार उनको रोजगार प्रोवाइड किया जाए, रोजगार उनको मुहैया कराया जाए और ये जो अवसर है इनको बढ़ाया जाए, ठीक है। तो ये जो है पूरा जो है आपका उत्तर प्रदेश सरकार के जो आपके ये हैं कामगार और श्रमिक आयोग का गठन का जो एम है वो यही है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा तकनीकी है, ठीक है। तकनीकी में देखते हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने जियो टैग कम्युनिटी किचन के लिए गूगल से की साझेदारी। तो देखिए, जियो टैगिंग क्या होती है। जियो टैगिंग, अगर आपको नॉलेज होगी जियो टैगिंग की, वैसे तो जियो टैगिंग में क्या होता है कि हम किसी चीज़ की जब जियो टैगिंग कर देते हैं तो हमें जैसे कम्युनिटी किचन के लिए ही कर रहे हैं, गूगल से साझेदारी किया है जो है यूपी ने। तो जहाँ जहाँ भी जो है कम्युनिटी किचन होगा तो वो इजीली एक्सेसिबल हो जाएगा लोगों के लिए जियो टैगिंग की हेल्प से, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जियो टैग कम्युनिटी किचन बनाने के लिए तकनीकी दिग्गज गूगल के साथ जो हाथ मिला लिया है और इसके आधार पर 12 लाख फूड पैकेट का उत्पादन होता है, ठीक है। दैनिक आधार पर अगर हम डेली देखें तो किचन में 12 लाख फूड पैकेट का उत्पादन होता है। अब जो है प्रदेश जियो टैग कम्युनिटी किचन वाला पहला राज्य बन गया है। इंपॉर्टेंट है ये, यूपी जो है जियो टैग कम्युनिटी किचन वाला पहला राज्य बन गया है। इंटरनेट के बिना मुकदमों की सुनवाई करने वाला पहला राज्य बना यूपी, ठीक है। उत्तर प्रदेश आभासी अदालतों में सॉफ्टवेयर के जरिए मुकदमों की सुनवाई करने वाला पहला देश जो है यूपी बन गया है, ठीक है। क्या हो गया है, अब जो सॉफ्टवेयर के जरिए, ठीक है, सॉफ्टवेयर के जरिए मुकदमों की सुनवाई करने वाला जो पहला जो है स्टेट बन गया है वो है यूपी, ठीक है। जिसके साथ अब इलाहाबाद हाई कोर्ट और अन्य जो अदालत है उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुकदमों की सुनवाई की जा सकेगी। इन आभासी अदालतों के बिना किसी इंटरनेट कनेक्शन के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कई अदालती कार्रवाई को की जा सकेगा, ठीक है। ये जो आभासी अदालत होंगे उसमें बिना किसी इंटरनेट कनेक्शन के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है अदालतों की मतलब आभासी अदालत है जिसमें जो है हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके अदालत की कार्रवाई को आगे बढ़ा सकेंगे, ठीक है। इसमें मिसप्रिंट भी बहुत ज़्यादा है तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए, यूपीएसआरसीटीसी ने महिलाओं के लिए लॉन्च की हेल्पलाइन दामिनी, ठीक है। दामिनी क्या है, तो देखिए उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम, ठीक है, यूपी सड़क परिवहन निगम 31 दिसंबर 2019 को एक हेल्पलाइन समर्पित की विमेंस के लिए जो है दामिनी, ठीक है, जो महिला सुरक्षा के लिए एक कॉलिंग और व्हाट्सएप सेवा है। क्या है, कॉलिंग और व्हाट्सएप सेवा है। तो इसका जो नंबर है वो
727777, ठीक है। इसको सब्सक्राइब जो है किया है, जो निर्भया योजना का विस्तार है, ठीक है। निर्भया योजना भी आई थी तो उसका विस्तार जो है आपका दामिनी है। इसका जो है उद्देश्य महिलाओं को उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना है, ठीक है। अब देखिए हम नेक्स्ट हमारा देखेंगे शिक्षा एवं मानव संसाधन, ठीक है। तो देखिए शिक्षा सेवा चयन आयोग का मुख्यालय प्रयागराज में, शिक्षा सेवा चयन का आयोग का जो मुख्यालय है वो प्रयागराज में है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग। देखिए प्रदेश के बेसिक माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग के शिक्षकों एवं शिक्षेतर कर्मचारियों की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग का गठन किया गया। किसके लिए किया गया? शिक्षक एवं शिक्षेतर कर्मचारियों की भर्ती के लिए, ठीक है। तो ये जो है इसके लिए एक आयोग का गठन किया गया है और ये आयोग का मुख्यालय जो है, ये मुख्यालय पूछेगा तो आप बता दीजिएगा प्रयागराज में है, ठीक है। अब इसमें जो है सरकार की ओर से एक नियुक्त एक अध्यक्ष और 7 सदस्य होंगे, 1+7 का होगा, एक अध्यक्ष और 7 सदस्य, याद रखिएगा। मदरसे में हिंदी गणित विज्ञान भी अनिवार्य, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार के मान्यता प्राप्त अनुदानित मदरसों में अब जो जितने भी मान्यता प्राप्त हैं, ठीक है, जितने भी मान्यता प्राप्त अनुदानित मदरसे हैं को अब जो है आधुनिक बनाया जाएगा। आधुनिक बनाने की जगह जैसे देखिए जो रिलीजियस बेसिस पे जो हम शिक्षा लेते हैं उसके बाद भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी जो है ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हैं, तो वो जो है उनके साथ साथ उनको भी चलाना बहुत आवश्यक होता है, ठीक है। तो मदरसे में सिर्फ पढ़ाई सिर्फ धार्मिक शिक्षा के लिए होती थी पहले, ठीक है। अब जो है हिंदी गणित विज्ञान भी अनिवार्य किया जाएगा वहाँ पे, ठीक है। मगर अब धार्मिक शिक्षा के अलावा अन्य आधुनिक विषयों जैसे हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कंप्यूटर, ये सारे सब्जेक्ट्स को, ठीक है, और ज़्यादा प्राथमिकता देते हुए अनिवार्य कर दिया जाएगा, ठीक है। धार्मिक शिक्षा यानी कि दीनयाद का केवल एक विषय ही रहेगा। धार्मिक शिक्षा यानी कि दीनयाद एक विषय, एक सब्जेक्ट रहेगा। वो यूपी में स्थापित किया जाएगा देश का प्रथम ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय, हम लोगों ने पहले ही कवर कर लिया था। तो ये देखिए जो है कुशीनगर में होगा और कुशीनगर के कहाँ पे? फाजिल नगर में होगा, ठीक है। कुशीनगर में भी फाजिल नगर में होगा, प्रथम ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय होगा ये अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर शिक्षा सेवा ट्रस्ट के जो है सहयोग से बनेगा, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पे के उपरांत विश्वविद्यालय आयोग यूजीसी द्वारा ट्रांसजेंडर को मान्यता प्रदान कर एडमिशन फॉर्म में नई श्रेणी के रूप में शामिल किया जा चुका है, ठीक है। तो ये पहले ही हो गया है। अब स्वास्थ्य और पोषण के बारे में अगर हम देखें तो देखिए KGMU, ठीक है, KGMU बना कोविड-19 के लिए प्लाज्मा थेरेपी जो है शुरू करने वाला पहला सरकारी अस्पताल। इंपॉर्टेंट है ये KGMU जो है कोविड-19 के लिए प्लाज्मा थेरेपी, आप समझ रहे हैं ना, तो प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला पहला हॉस्पिटल बन गया है। तो लखनऊ का किंग जॉर्ज जो हॉस्पिटल है वो कोविड-19 के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी सफलतापूर्वक शुरू करने वाला देश का पहला जो सरकारी अस्पताल बन गया है। 58 वर्षीय डॉक्टर उत्तर प्रदेश के पहले कोरोना वायरस मरीज थे, ठीक है ना। तो 58 वर्षीय डॉक्टर थे वो, 58 वर्षीय डॉक्टर थे वो कोरोना वायरस के पहले मरीज थे जिन्हें प्रायोगिक उपचार के रूप में प्लाज्मा थेरेपी दी गई थी, ठीक है। ऐसे पहले डॉक्टर थे जिन्हें जो है प्लाज्मा थेरेपी दी गई थी और हाँ, कन्वर्जेंट प्लाज्मा थेरेपी कोविड-19 रोगियों पर की जा रही एक प्रायोगिक प्रक्रिया है। तो क्या है, कन्वर्जेंट जो प्लाज्मा थेरेपी है वो जो है एक प्रायोगिक प्रक्रिया है जो रोगियों के ऊपर की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है उत्तर प्रदेश में 3692 लोगों पर एक डॉक्टर। तो देखिए डॉक्टर की संख्या बहुत ज़्यादा कम है। यूपी में देखिए 3000 कितने लोग हैं, 3692 लोग हैं, 3692 लोग हैं और उसमें जो है उन पे एक डॉक्टर, ठीक है। देश में डॉक्टरों की कमी को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल में ही राज्यसभा में एक रिपोर्ट पेश की है और जिसमें जो है इतने सारे जो है लोगों में सिर्फ एक डॉक्टर की व्यवस्था है। वहीं जो है देश के मामले में 1445 लोगों की आबादी पर एक डॉक्टर है, ठीक है। देश में अगर हम पूरा और इंडिया के लेवल पे देखें तो 1445 लोगों पे एक है, लेकिन यहाँ पे इंडिया में लगभग 3700 लोगों पे एक डॉक्टर है। तो ठीक है, इसमें सबसे बुरा हाल हरियाणा का है जहाँ पे 6287 लोगों पे एक डॉक्टर है। तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा बुरा हाल है, यहाँ पे 6287 लोगों में सिर्फ एक डॉक्टर है, ठीक है। ये स्थिति है वहाँ की। पर्यावरण और परिस्थिति को देखेंगे, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए महाराजगंज में बनेगा गिद्ध संरक्षण केंद्र। क्या बनेगा? गिद्ध संरक्षण केंद्र। कहाँ बनेगा? महाराजगंज में बनेगा, ठीक है। महाराजगंज में गिद्ध संरक्षण केंद्र बनेगा, ठीक है। तो हाँ, देखते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश के ने विलुप्त के कगार पर पहुंचे गिद्धों के संरक्षण और उनकी संख्या को बढ़ाने के लिए महाराजगंज में जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र, क्या है, महाराजगंज में, कहाँ पे? महाराजगंज में जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह केंद्र हरियाणा के पिंजर में स्थापित देश के पहले जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। तो आपके पास 2 फैक्ट यहाँ पे हैं। तो पहला जो देश का पहला जो आपका
गिद्ध संरक्षण केंद्र है वो कहाँ पे है, वो आपका है पिंजौर में, ठीक है, पिंजौर में है। पिंजौर में एक चीज़ और है जो बहुत फेमस है, आई थिंक साइकिल के लिए है, ठीक है। तो पिंजौर में जो है क्या है, गिद्ध संरक्षण केंद्र है। और आपका जो जटायु संरक्षण केंद्र हमारा दूसरा जो यूपी में खुलेगा वो महाराजगंज में खुलेगा, ठीक है, उसी के तर्ज पे ये विकसित किया जाएगा। वाराणसी स्थित कछुआ वन्य जीव अभयारण्य का होगा स्थानांतरण। तो हमने ये देखा था कि वाराणसी में जो कछुआ वन्य जीव अभयारण्य है उसको जल्द ही मिर्जापुर प्रयागराज के बीच गंगा की जलधारा में अंतरित किया जाएगा, ठीक है। तो ये शिफ्ट करने के पीछे राष्ट्रीय राजमार्ग प्रोजेक्ट है जो है अभयारण्य से गुजरती है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो प्रोजेक्ट है वो अभयारण्य के बीच से गुजरती है, इसलिए जो है इनको शिफ्ट किया जा रहा है मिर्जापुर प्रयागराज के बीच में, ठीक है। अब देखिए जो वाराणसी है कि रामनगर से मालवीय रेल रोड के ब्रिज के बीच करीब 7 किलोमीटर की लंबाई में देश का पहला कछुआ वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। इसकी परिकल्पना गंगा एक्शन प्लान 1989, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, गंगा एक्शन प्लान का जो है टाइम है 1989 के तहत किया गया था। नेक्स्ट हमारे भारत में 10 नई आर्द्र भूमियों को रामसर स्थल का दर्जा मिला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये तो बिल्कुल याद रखिएगा कि कितने, तो ये आपको पता होना चाहिए कि 10 जो है नई आर्द्र भूमियाँ हैं। आर्द्र भूमियाँ मतलब होता है वेटलैंड, ठीक है। वेटलैंड क्या होता है, देखिए वेटलैंड ऐसी कोई जगह होती है, जैसे मान लीजिए कोई जगह है, ठीक है, तो वो जो है वहाँ पे हमेशा पानी भरा हुआ होता है, वो दलदला होता है, दलदल होता है, उसमें पानी की ह्यूमस की जो मात्रा होती है बहुत ज़्यादा होती है। और जब भी किसी जगह ह्यूमस की मात्रा जो है बहुत ज़्यादा होगी तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जो है प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है, वहाँ पे उत्पादकता बहुत ज़्यादा होगी। तो रामसर कन्वेंशन कहाँ पे ईरान में किया गया था स्टार्ट, और किस ईयर किया गया था ये आप बता सकते हैं मुझे, ठीक है। तो रामसर कन्वेंशन जो है स्टार्ट किया गया, तो ऐसी जो जगह है जहाँ पे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा, जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है, उसको जो है एक सूची में डाल दिया जाता है कि ये रामसर कन्वेंशन है, और उसके रामसर सूची है, रामसर साइट है, और उसमें जो है लोग गवर्नमेंट फंडिंग करती है उसके लिए, उसकी देख रेख की जाती है। तो रामसर ये जो है स्थल है। अब देखिए 10 नए स्थल को रामसर जो है कन्वेंशन के अंतर्गत रामसर स्थल में शामिल कर दिया गया है। तो देखिए 28 जनवरी 2020 को वेटलैंड के संरक्षण, पुनर्स्थापन और कायाकल्प में सुधार के प्रयास रामसर कन्वेंशन में भारत के 10 और वेटलैंडों को जो है उनको जो है घोषित कर दिया गया है कि अब वो वेटलैंड है। तो अब टोटल ये इंपॉर्टेंट है कि अब टोटल भारत में कितने रामसर स्थल हैं, तो अब टोटल भारत में 37 कितना 37 रामसर स्थल हैं। कितने हैं, 37 रामसर स्थल हैं भारत में, ठीक है, कितने हैं 37, ठीक है। कितने को शामिल किया गया है, अब 10 को और शामिल किया गया है, अब कितने हैं टोटल 37 हैं, ठीक है, 37 हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है नंदुर मदमहेश्वर, यह महाराष्ट्र का पहला रामसर स्थल है। तो नंदुर मदमहेश्वर, ठीक है, नंदुम मदमहेश्वर जो है ये जो है आपका महाराष्ट्र का पहला रामसर स्थल है। और केशवपुर मियाँ ढयास कंजर्वेशन रिजर्व नांगल, ये जो है 3 रामसर जो है वो पंजाब में जोड़े गए हैं, ठीक है। तो 3 जो है ये पंजाब में है। और यूपी वाला इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा, 6 हैं यूपी में, ये भी इंपॉर्टेंट है कि यूपी में टोटल कितने हैं, ठीक है, यूपी में टोटल कितने हैं। महाराष्ट्र में 1 हो गया, पंजाब में 3 हो गया, यूपी में 6 हैं। देखिए कौन कौन सा, नवाबगंज, पार्वती, और जो है पार्वती अगरा, और समसपुर, सांडी, और जो है आपका सरेस इनवार, ये 6 जो है रामसर कन्वेंशन है, जो साइट्स हैं जो यूपी से हैं, ठीक है। अब चर्चित व्यक्तित्व को देखेंगे हम। देखिए धर्मेंद्र सिंह, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने वित्त वर्ष 1920 में किए गए उत्कृष्ट कार्य यानी कि व्यक्तिगत श्रेणी में जो अच्छे काम किए गए हैं उनके लिए गाजियाबाद के पासपोर्ट ऑफिसर हैं ये धर्मेंद्र सिंह को प्रथम जो है को प्रथम स्थान पे चयनित किया है। अब देखिए पासपोर्ट कार्यालय गाजियाबाद में बड़ी संख्या में पासपोर्ट आवेदन जो है लंबित थे, और देश के 37 पासपोर्ट ऑफिसरों में नंबर 1 रहे 2006 बैच के आईपीएस ऑफिसर जो है ये आईपीएस ऑफिसर है धर्मेंद्र सिंह ने सीमित संसाधनों के बावजूद भी 70,000 लंबित प्रत्यावेदनों को का जो है निराकरण कर दिया है। तो ये बहुत अच्छी बात है। शशिकांत अग्रवाल जी, देखिए उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर विकास दुबे, ठीक है, उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर विकास दुबे और उसके साथियों द्वारा अंजाम किए गए बिकरू कांड और उसके बाद विकास दुबे समेत उसके अन्य साथियों के पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे जाने की घटना की जांच के लिए एकल जांच आयोग, ये इंपॉर्टेंट है, शशिकांत अग्रवाल एक जांच आयोग बनाई गई है और इसमें सेवानिवृत्त जो न्यायमूर्ति शशिकांत अग्रवाल इनके अध्यक्ष होंगे, ठीक है। सॉरी। नेक्स्ट हमारा महंत नृत्य गोपाल दास। तो हमने देखा था कि राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ये ट्रस्ट गठित किया गया राम मंदिर निर्माण के लिए और उसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं महंत नृत्य गोपाल दास, ठीक है।
तो देखिए अभी कुछ दिन न्यूज़ में बताया कि जो नृत्य गोपाल दास जी वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, तो उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है। तो ये जो है कौन है, ये अध्यक्ष है। नेक्स्ट हमारा है प्रोफेसर अशोक सहानी। गुजरात में डायनासोर की मौजूदगी बताने वाले लखनऊ निवासी भूविज्ञानी प्रोफेसर अशोक सहानी को प्रोफेसर अशोक सहानी को हाँ प्रोफेसर अशोक सहानी को केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अवार्ड 2020 के लिए चुना है। किसके लिए? प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अवार्ड के लिए किसको चुना है? प्रोफेसर अशोक सहानी को। ठीक है, लखनऊ निवासी हैं ये। गुजरात में डायनासोर की मौजूदगी का पता लगाया इन्होंने, गुजरात में डायनासोर की मौजूदगी का पता लगाया है। ये प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अवार्ड 2020 के लिए चुना गया। इनको प्रोफेसर सहानी का काम जो है क्या है? जंतुओं, ठीक है, जंतुओं जीवाश्म के अध्ययन के लिए है इनका काम। ठीक है, जीवाश्म का अध्ययन, के फॉसिल्स जो होते हैं उनका अध्ययन किया गया है। नर्मदा के तट से डायनासोर राजसॉरस, ठीक है, और नर्मडेंसिस के जीवाश्म, क्या? डायनासोर राजसॉरस नर्मडेंसिस के जीवाश्म और अस्थिपंजर की खोज, उनका जो नाम आया था उसमें। जे राजकुमार आईटी कानपुर के मैकेनिकल इंजीनियरिंग और फॉर आई इमेजिंग लैब के प्रोफेसर इंचार्ज प्रोफेसर राजकुमार ने शुद्ध स्मार्ट हैंडी मूवी डिसइंफेक्टिव हेल्पर, क्या नाम है? शुद्ध स्मार्ट हैंडी यूवी डिसइंफेक्टिव हेल्पर, ठीक है, इसका जो है उपकरण तैयार किया है। यह उपकरण बिना केमिकल अल्ट्रावायलेट के दफ्तर में और घर में को कोरोना वायरस या बैक्टीरिया से मुक्त कर देगा। तो ये कौन किया है? प्रोफेसर जे राजकुमार। ठीक है, जे राजकुमार जी ने किया है। सुजीत पांडे, देखिए सुजीत पांडे लखनऊ का पहले जो है पुलिस कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं, लखनऊ के पहले पुलिस कमिश्नर। ठीक है, और उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने पुलिसिंग व्यवस्था के लिहाज से एक अहम फैसला लेते हुए राजधानी लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर जिले में पुलिस आयुक्त की प्रणाली, अभी हमने देखा था ना कि लखनऊ और जो है गौतम बुद्ध जिले में पुलिस आयुक्त की प्रणाली लागू करने। तो अब क्या होगा इससे कि जो पुलिस कमिश्नर होंगे वो पुलिस प्रशासन और न्याय दोनों के लिए जो है वो जिम्मेदार होंगे। तो ये जो है किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्या नाम है इनका? सुजीत पांडे। हितेश चंद्र अवस्थी, ठीक है, हितेश चंद्र अवस्थी। तो हितेश चंद्र अवस्थी, उत्तर प्रदेश सरकार ने कार्यवाहक डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी को 4 मार्च 2020 को पूर्णकालिक डीजीपी नियुक्त किया है। किसको? जो हितेश चंद्र अवस्थी को। ठीक है, इनको जो है पूर्णकालिक डीजीपी नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली से प्राप्त पैनल के आधार पर की गई है। श्री अवस्थी 1985 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। पूर्णकालिक डीजीपी बनाए गए श्री अवस्थी राजनीतिक विज्ञान में एमए हैं। ठीक है, उन्होंने डिप्लोमेसी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एमफिल की डिग्री भी प्राप्त की। ये आपको जानने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना जानना है कि उत्तर प्रदेश सरकार की कार्यवाहक डीजीपी हैं ये हितेश चंद्र अवस्थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कला संस्कृति एवं पर्यटन। ठीक है, देखिए रामायण सर्किट में प्रभु श्री राम विचरण तथा पथ का होगा निर्माण। ठीक है, प्रभु श्री राम विचरण पथ का निर्माण होगा। रामायण सर्किट में शामिल प्रयागराज से श्रृंगेश्वर धाम तक, यहाँ से प्रयागराज से श्रृंगेश्वर धाम तक जाने की आध्यात्मिक जो पर्यटन की दृष्टि है उससे विकसित करना है इनको। ठीक है, तो इसके तहत श्रृंगेश्वर धाम में निषाद राज पार्क व भगवान श्री राम विचरण पथ का निर्माण होगा। ठीक है, श्रृंगेश्वर धाम में निषाद राज पार्क और श्री राम विचरण पथ का निर्माण होगा। यहाँ लगने वाले मेले व लोकोत्सवों को संरक्षित करने की योजना है। इस परियोजना पर 25 करोड़ रुपए खर्च होंगे, 25 करोड़। नेक्स्ट हमारा है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ अयोध्या का दीपोत्सव। हमने ये डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। ठीक है, तो अयोध्या में 5,51,000 द्वीप प्रज्वलित हुए। इस कार्यक्रम में जो है विश्व रिकॉर्ड बना दिया गया है। ठीक है, तो 4,10,000 रुपये अकेले राम की पौड़ी पे हुए हैं, 1,51,000 रुपये दीप रामनगरी पे हुए हैं और 11,000 जो है अन्य चुनिंदा स्थानों पे हुए हैं। ठीक है, अब डिजिटल रामायण गैलरी में जीवंत होगी राम की गाथा। तो देखिए रामायण सर्किट योजना के अंतर्गत राम, रामायण और अयोध्या के डिजिटल जो है जो प्रस्तुति के साकार हो जाएगा और इसके लिए राम कथा पार्क में नया ऑडिटोरियम बनेगा। ठीक है, राम कथा पार्क में एक नया ऑडिटोरियम बनाया जाएगा। केंद्र सरकार की रामायण सर्किट योजना के अंतर्गत 2014 से 15 में तत्कालीन केंद्रीय पर्यटन व संस्कृति मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा ने डिजिटल रामायण गैलरी के निर्माण की घोषणा कर दी। अब नेक्स्ट हमारा है सीएम रीप के तर्ज पर विकसित होगी अयोध्या।
देखिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यूपी सरकार की प्राथमिकता क्या था, इक्ष्वाकुपुरी, ठीक है, अयोध्या को इक्ष्वाकुपुरी के रूप में विकसित करना। ठीक है, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विभाग ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने कंबोडिया के शहर सीएम रीप, ठीक है, कंबोडिया का शहर है ये, सीएम रीप के तट पर अयोध्या को विकसित करने का जो है कार्य योजना पेश की है। सीएम रीप आधुनिकता और प्राचीनता का मिश्रण है ना, आधुनिकता भी है और प्राचीनता भी है सीएम रीप में, जहाँ प्राचीन मंदिरों के साथ आधुनिक सुख सुविधाएं भी मौजूद हैं। तो ऐसा जो है इस तर्ज पे अयोध्या को डेवलप करने की बात की गई। सीएम रीप उत्तरी पश्चिमी कंबोडिया के सीएम रीप प्रांत की राजधानी है। इसे अंकोर क्षेत्र, ठीक है, अंकोर क्षेत्र का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ये क्या है, सीएम रीप जो है प्रांत कहाँ की, कंबोडिया के सीएम रीप प्रांत की, पश्चिमी कंबोडिया के सीएम रीप प्रांत की राजधानी है। और यहाँ जो है पर्यटक यहाँ आते हैं। 12वीं सदी में बने अंकोर के विशाल मंदिर खमेर साम्राज्य, कहाँ से बने ये भी इंपॉर्टेंट है, खमेर जो है साम्राज्य के समय बनवाए गए थे और अब यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है अंकोर मंदिर। कृषि चिकित्सा और पशुपालन, तो देखिए उत्तर प्रदेश सरकार में घरों में आवारा पशुओं को रखने, किसमें, घरों में जो आवारा पशु हैं उनको रखने इच्छुक किसानों रखने के लिए इच्छुक किसानों को देगी 900 रुपये प्रति माह। तो जो आवारा पशु हैं अगर वो कोई किसान उनको छोड़ते नहीं है, वो अपने घर में ही रखते हैं, तो सरकार उनको जो है 900 रुपये प्रति माह देगी। 3 मार्च 2020 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की कि उनकी सरकार आवारा पशुओं को देखने के लिए इच्छुक किसानों को 900 रुपये देगी। तो ये क्या है, उत्तर प्रदेश सरकार घरों में आवारा पशुओं को रखने के लिए इच्छुक जो किसान है उनको 900 रुपये देगी। ठीक है, एक पशु को रखने के लिए। तो देखिए आवारा पशुओं की आबादी बढ़ गई है क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में अवैध पशु वध पर जो है प्रतिबंध लगा दिया। देखिए अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बुंदेलखंड व विंध्य में पेयजल योजना की मंजूरी। तो कैबिनेट ने जो है मंजूरी दे दी है बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र की गुणवत्ता प्रभावित ग्रामों में पेयजल की परियोजना को शुरू। जो ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहाँ पे जो है जो कंटामिनेटेड वाटर है उसको जो है सही करने के लिए मंजूरी दे दी गई। इस योजना के जरिए बुंदेलखंड व विंध्य क्षेत्र के 9 जिलों में सभी गाँवों को पाइप, 9 जिलों को, ठीक है, विंध्य और बुंदेलखंड व विंध्य क्षेत्र के 9 जिलों में सभी गांवों को पाइप पेयजल सप्लाई से जोड़ा जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया हमारा पुरस्कार और सम्मान। देखते हैं तो देखिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के वर्ष 2018 में के जो है पुरस्कार सम्मान। ठीक है, तो देखिए सर्वश्रेष्ठ भारत भारती सम्मान के लिए पटना की डॉक्टर उषा किरण खान को चुना गया। ठीक है, क्या नाम है, भारत भारती सम्मान। ठीक है, भारत भारती सम्मान के लिए जो है डॉक्टर आपका उषा किरण खान को चुना गया है। डॉक्टर उषा किरण खान, याद रखिएगा, डॉक्टर उषा किरण खान। ठीक है, किसके लिए, भारत भारती सम्मान के लिए डॉक्टर उषा किरण खान को चुना गया है भारत भारती सम्मान के लिए। ईयर 2017 का यह सम्मान भोपाल के डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित को प्रदान किया गया। ठीक है, वर्ष 2017 का यह सम्मान भोपाल के डॉक्टर हैं, ठीक है, डॉक्टर आनंद प्रसाद दीक्षित को प्रदान किया गया था। इस पुरस्कार के तहत 5 लाख रुपए प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह दिया जाता है। ठीक है, किसके लिए, भारत भारती सम्मान के लिए। अभी पटना की डॉक्टर उषा किरण खान को था, 2017 में भोपाल के डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित को दिया गया था। अब देखिए संस्थान द्वारा घोषित अन्य कुछ जो है पुरस्कार कैसे हैं। लोहिया साहित्य सम्मान पुरस्कार डॉक्टर मनमोहन सहगल पटियाला। ठीक है, लोहिया साहित्य सम्मान डॉक्टर मनमोहन सहगल पटियाला। हिंदी गौरव सम्मान डॉक्टर बद्रीनाथ कपूर, वाराणसी के हैं। हिंदी गौरव सम्मान डॉक्टर बद्रीनाथ कपूर। महात्मा गांधी साहित्य सम्मान जो है श्री भगवंत सिंह भागलपुर। महात्मा गांधी साहित्य सम्मान जो है वो श्री भगवंत सिंह भागलपुर। ठीक है, श्री भगवंत सिंह भागलपुर को दिया गया है। किसको, श्री भगवंत सिंह भागलपुर को। ठीक है, तो ये है हमारा। और नेक्स्ट हमारा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहित्य सम्मान, तो डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे लखनऊ के हैं। दीनदयाल उपाध्याय साहित्य सम्मान डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे हैं। अवंतीबाई साहित्य सम्मान श्रीमती कमल कुमार। ठीक है, डॉक्टर श्रीमती कमल कुमार को, दिल्ली की हैं ये। राजर्षि पुरुषोत्तम टंडन सम्मान जो है वो मणिपुर हिंदी परिषद इम्फाल। ठीक है, मणिपुर हिंदी परिषद इम्फाल को जो है मिला है। ठीक है, राजर्षि टंडन मणिपुर हिंदी परिषद इम्फाल को। पद्म पुरस्कार 2020 से सम्मानित जो है यूपी की कुछ लोग जो है कौन है। देखिए केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिए जाने वाले पद्म पुरस्कारों की घोषणा 25 जनवरी 2020 को कर दी है। ठीक है, और इस वर्ष 7 हस्तियों को पद्म विभूषण, याद रखिएगा 7 लोगों को पद्म विभूषण, 7 लोगों को पद्म विभूषण, 16 लोगों को पद्म विभूषण, और जो आपका
पद्मश्री है वो 118 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ठीक है, अब इस वर्ष में पद्म पुरस्कारों में पद्म भूषण के लिए उत्तर प्रदेश काशी जो है निवासी ठुमरी के शास्त्रीय, पद्म विभूषण के लिए यूपी से, ये इंपॉर्टेंट है, काशी के निवासी है ठुमरी शास्त्रीय गायक पंडित छन्नू लाल मिश्र। ठीक है, पंडित छन्नू लाल मिश्र को चुना गया है। जिसके ठुमरी के शास्त्रीय गायक हैं, ठुमरी के शास्त्रीय गायक है पंडित छन्नू लाल। ठीक है, ठुमरी के शास्त्रीय गायक है पंडित जो है छन्नू लाल। तो उनको जो है ये पद्म विभूषण दिया गया है, जबकि 8 जो है हस्तियां हैं इनको पद्मश्री के लिए चयनित किया गया। यूपी से कितने लोग हैं? 8 लोग हैं जिनको पद्मश्री के लिए चुना गया है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है ये। और नेक्स्ट हम देखेंगे, हाँ, तो पद्म विभूषण, ठीक है, पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र को, पद्मश्री जो है 8 लोग हैं, कौन कौन है देखिए, पद्मावती बंदोपाध्याय चिकित्सा के क्षेत्र में, संजीव भीखचंदानी ये उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में, डॉक्टर नरिंदर नाथ खान ये चिकित्सा में, योगेश प्रवीण साहित्य एवं शिक्षा में, जीतू राय खेल में, मोहम्मद शरीफ समाज सेवा के लिए, दया प्रकाश सिन्हा कला के लिए, हरिश्चंद्र वर्मा ये जो है विज्ञान और इंजीनियरिंग के लिए। तो इतने लोग हैं। अब देखिए यूपी दिवस पर इन खिलाड़ियों को मिला सम्मान। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की स्थापना के 70वां स्थापना दिवस था, उसके मौके पर 24 जनवरी 2020 को, कब 24 जनवरी 2020 को लक्ष्मण और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से खिलाड़ियों को 18-19 की उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित। किस लिए? लक्ष्मण और रानी लक्ष्मीबाई। जिन खिलाड़ियों को लक्ष्मण पुरस्कार से नवाजा गया उनमें कौन है? अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस खिलाड़ी कानपुर के अभिषेक यादव हैं। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस खिलाड़ी कानपुर के अभिषेक यादव हैं। जूनियर हॉकी टीम के कप्तान रहे गोरखपुर के दिवाकर राम, और मेरठ में तीरंदाजी चमन सिंह, लखनऊ में हैंडबॉल खिलाड़ी राहुल दुबे, जकार्ता एशिया खेलों के स्वर्ण पदक विजेता निशानेबाज मेरठ के सौरभ चौधरी, और वहीं अंतर्राष्ट्रीय पहलवान बागपत के राजीव तोमर और हापुड़ के निशानेबाज सत्येंद्र कुमार वेटरन वर्ग में लक्ष्मण पुरस्कार से सम्मानित किए गए। अगर रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार की बात करें तो एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप की पदक विजेता मेरठ की पारुल चौधरी, कानपुर की निशानेबाज अमृता पांडे, अंतर्राष्ट्रीय हैंडबॉल खिलाड़ी लखनऊ की शिवा सिंह, और लखनऊ से ही सम्राट टेनिस खिलाड़ी, सॉफ्ट टेनिस खिलाड़ी जो है मरियम खान को सम्मानित किया गया। ठीक है, तो ये लोग हैं। और अब है नेक्स्ट हमारा यश भारती सम्मान की जगह संस्कृति पुरस्कार देगी योगी सरकार। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।